हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है इन्वर्जन ऑफ शुगर के लिए रेट कांस्टेंट को डिराइव किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आज हम बात करेंगे, जैसे कल हमने लास्ट में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमने कल देख लिया था। आज हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट को कौन इफेक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ उस रेट कांस्टेंट का क्या वेरिएशन आता है, कि टेम्परेचर चेंज करने पर जो रेट कांस्टेंट है वो किस तरीके से बदलता है, और क्या उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, और उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक तो मेन टॉपिक तो आज हमारा वही रहेगा, बट उससे पहले एक और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो हमें बस लास्ट बचा है, ये और देख लेना है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कई सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, एक और है लास्ट छोटा सा, इसको देख लेते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो आप बायोलॉजी में पढ़ते थे 10th क्लास में, या अपने अगर मेडिकल वाले हो तो अभी भी पढ़ रहे हो 11th-12th में। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स यानी कि नकली। फॉल्स या जिसे हम क्या बोलते हैं, नकली। ठीक है, नकली फर्स्ट ऑर्डर मतलब पहला ऑर्डर है बट नकली है। क्या मतलब है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? देखो वो रिएक्शंस जो देखने पे लगती हैं सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका अगर एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास है, एक एग्जांपल देखते हैं फिर इसको डिफाइन करेंगे। इसका एग्जांपल है आपके पास जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते होते हैं, ये एस्टर क्या होता था, पढ़ा है हम लोगों ने ऑर्गेनिक के अंदर। एस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, याद है। तो जैसे आपके पास ये है एस्टर, इसका नाम बता दो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्या था नाम, इसकी नेमिंग कैसे करते थे हम, अल्काइल अल्केनॉइड से। ओ के बाद जो लगा ये दो हैं तो इथाइल हो जाएगा, और इधर भी दो हैं तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अगर आपको याद हो ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, कि जब एस्टर की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको दो कंपाउंड्स मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ क्या मिलता है, एल्कोहल। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब कि देखने पे तो लगेगी कुछ और है ऑर्डर, बट एक्चुअल में कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। और ऐसा कैसे होगा, यहां पर देखो आप देख सकते हो साफ साफ कि दो रिएक्टेंट्स है आपके पास। ठीक है, अगर तो इन दोनों के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे, अगर दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो एटलीस्ट ये सेकेंड ऑर्डर होनी चाहिए। ठीक है, बट इन दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहां पर जो हम वाटर लेते हैं, वाटर को लेते हैं एक्सेस में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ऐसे ही लिखते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई रिएक्टेंट को एक्सेस में लेने से क्या फर्क पड़ जाता है। अगर किसी रिएक्टेंट को आप एक्सेस में ले लेते हो, यानी कि बहुत सारा अमाउंट उसका ले लिया, ठीक है, तो उसमें से अगर चेंज बिल्कुल ही थोड़ा सा हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे अब समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो तो क्या ऐसा कहोगे कि समुद्र में पानी कम हो गया? नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए जब कोई चीज आप एक्सेस में ले लेते हो, एक्सेस में ले लेते हो तो उसका जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो चेंज नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली किस वजह से चेंज होता है, किस वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है,
जब आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आए या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आए। ठीक है, तो यहां पर अगर एक रिएक्टेंट को आप एक्सेस में ले लेते हो तो एक्सेस में लेने से होगा क्या कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट ले लिया, अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता भी है तो उस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस चेंज को, इस कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर ना होते हुए क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। ठीक है, सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? दोज रिएक्शंस which seems to be second order but in actual they are first order। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो लगे कि सेकंड ऑर्डर है बट इन एक्चुअल क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखते ये एग्जांपल हो गया इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और एक रिएक्शन हमने कल भी पढ़ी थी, वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है, जो हमने पढ़ी थी इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, जिसमें ऑप्टिकल इन्वर्जन देखा था। वहां पर भी जो वो रिएक्शन थी वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। कैसे थी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज में सुक्रोज क्या होती है, C12H22O11। ठीक है, आपको याद होगा मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पे वाटर लिखा था फिर बाद में उसको हटा दिया था। वो इसलिए हटाया था कि अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या चीजें मिलेंगी, दो चीजें मिलती हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, एक मिला ग्लूकोज और दूसरा मिला फ्रक्टोज, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहां पर भी जो आप वाटर लेते हो, इस वाटर को लेते हो एक्सेस में, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड नहीं करेगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, और ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल भी एक याद रखना है इसको, कई बार आपसे बोर्ड में पूछ लेते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दो और उसका जो है एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, और एटलीस्ट एक एग्जांपल भी आपको इसका याद होना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज हो जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर टेम्परेचर चेंज करने पर क्या फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो केमिकल काइनेटिक्स का नाम जब भी आप सुनते हैं तो ऑर्डर वाले न्यूमेरिकल्स माइंड में घूमने लगते हैं, बट इसको हर कोई भूल जाता है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन भी काफी अच्छी खासी होती है। तो इसीलिए इसको सोल्व करने के लिए आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। तो इसको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, एक बार सीख लीजिए और सीखने के बाद काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं इसको, ये है क्या। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहली तो सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि टेम्परेचर चेंज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ेगा।
कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो हमें देखना है। तो पहली तो सिंपल सी चीज मैंने आपको बता दी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट होता है आपका के, वो इंक्रीज करता है। तो एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एग्जैक्ट देखना होता है हमें, बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस वजह इस ऐसे से आएंगे आपके पास कि इतने डिग्री टेम्परेचर पहले था, इतने डिग्री अब है, पहले रेट कांस्टेंट ये था, अब बताओ क्या है। ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। और एक और चीज जो है, एक डेफिनेशन दी थी अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने। अरेनियस ने एग्जैक्टली डिफाइन किया था कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसने बोला था, और ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस्ड है उसकी बात, कि पहले उसने ऑब्जर्व किया इन चीजों को, फिर हमें डाटा बताया। ठीक है, तो क्या बोली उसने बात, वो बोलता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, बात समझ में क्या बोला कि एग्जैक्टली जो टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट किस तरीके से डिपेंड करता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात बोली हमने, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, the rate constant gets doubled। ठीक है, तो एक चीज तो ये होगी हमारे पास कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है एक इक्वेशन दी, ये बात कही थी अरेनियस ने, और उसी ने एक इक्वेशन भी दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन, जो हमें एक्चुअल डिपेंडेंस बताती है कि अगर आपने 2 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया, 3 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया तो रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अरेनियस इक्वेशन जो है वो क्या कहती है आपको, इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाय R। ये होती है आपकी अरेनियस इक्वेशन। और इस अरेनियस इक्वेशन जो है आपको क्या बताती है कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट कितना बदलता है। ठीक, और इसके अंदर जो आपको ये 2-3 चीजें दिख रही है नई नई, ये क्या क्या है। अगर इस ए की बात करूं मैं, तो ए जो होता है, ए इज अरेनियस फैक्टर, या जिसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। और ई ए जो है, ई ए इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है इसको भी देखते हैं। और आर जो है, आर है आपका रेट कांस्टेंट, सॉरी आर जो है आपका है गैस कांस्टेंट, और जो के है, के हो गया आपका रेट कांस्टेंट, और क्या बचा टी, टी क्या हो गया टेम्परेचर, और ई जो होता है वो क्या है एक्सपोनेंट। ठीक, तो ये होती है आपकी अरेनियस इक्वेशन। अब इसमें जो है अरेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने कुछ आपको 11th क्लास में बताया था, वहां पर जरूरत नहीं थी फिर भी बताया था, इसीलिए बताया था क्योंकि पता है कि आगे काम में आना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक्टिवेशन एनर्जी समझने से पहले हमें एक रिएक्शन देखनी होगी। जैसे कि एक रिएक्शन है आपके पास, हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म देखता हूं, तो मैकेनिज्म जब हम देखने जाते हैं तो हाइड्रोजन जो है जब रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, तो डायरेक्ट
हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बनता है, पहले क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट। तो जैसा कि हमने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा था, इंटरमीडिएट क्या चीज होती है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है, यानी रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट से पहले। तो इंटरमीडिएट जो यहां पर बनता है वो बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आई होप आप सभी को याद होगी क्या होती है, नहीं तो ये डैश देख कर याद आई क्या होगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती थी, जहां पर साइमल्टेनियस ब्रेकेज एंड जो है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड चल रही होती है, कि एक बॉन्ड टूट रहा है, साथ साथ में दूसरा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये बन जाती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या फिर इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए बनता है और ज्यादा स्टेबल नहीं होता। जैसे ही बनेगा, बनते ही टूट जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर। और जो भी चीज कम स्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री का थंब रूल हमने पढ़ा हुआ है, हायर इज द एनर्जी लोअर इज द स्टेबिलिटी, लोअर इज द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबल कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये बना आपका ट्रांजिशन स्टेट, और इसके जस्ट बाद बन जाएगा आपके पास ये जो था, ये वाले बॉन्ड की साइमल्टेनियस ब्रेकेज चल रही थी, तो ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी कंप्लीटली टूट जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर कंप्लीटली बन जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब बात हम कर रहे थे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है, देखो ये है आपके रिएक्टेंट्स और ये हो गए आपके प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका रिएक्टेंट्स के बाद और प्रोडक्ट से पहले बनता है, ठीक है। अब जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी भी कुछ एनर्जी है इनिशियली, और प्रोडक्ट की भी कुछ एनर्जी होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट जो है इसकी एनर्जी कम है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया है इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर इसको हम ग्राफिकली समझें तो और भी अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। ग्राफिकली अगर इसको समझो तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो देखो इस साइड में ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और यहां मैं ले रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक साइड लिया पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी साइड लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब मान लो यहां पर आपका जो है रिएक्टेंट इनिशियली प्रेजेंट है, यानी कि ये है आपके जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन, इसकी इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर ये जो एनर्जी है इसको हम लिखेंगे ER से, कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाद में मैं लिख दूंगा एक साथ कि क्या है ये ER। तो रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी कुछ लिखेंगे। अब उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी मान लेते हैं यहां पर आ गई, ये है आपके प्रोडक्ट्स की एनर्जी, EP से इसको डिनोट करते हैं। और जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि रिएक्शन जो है इधर आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद अगर हमने ये बात बोली कि रिएक्टेंट से बना आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का रिएक्शन कोऑर्डिनेट के अलोंग, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ग्राफ बना कुछ इस तरीके से, और ये जो स्टेट होती है जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है और मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसे हम बोलते हैं। और यहां तक पहुंचाने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए, ये जो है ये थी रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी, यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका
रिएक्टेंट की एनर्जी ये वाली, प्रोडक्ट की एनर्जी ये वाली, और रिएक्टेंट से इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। और कुछ और भी एनर्जीज होती है यहाँ पर। अगर इसका टोटल देखो यहाँ पे, इनिशियली जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो पूरी एनर्जी है, यानी कि यहां से लेकर के ये चीज और इसमें ऐड कर दो, यानी बिल्कुल नीचे से लेकर के यहां तक ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, पूरी ये यहां से लेकर के यहां तक, इसको पूरी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक चीज और देखेंगे यहां पर, यहां से रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाया, ये जो एनर्जी है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड चल रहे हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इधर को जा रहे हो, तो ये जो एनर्जी है ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। बैकवर्ड के लिए भी देख सकते हो। बैकवर्ड के लिए कैसे देखोगे, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट से वापिस आना है यहां तक, तो ये जो एनर्जी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इस ग्राफ से हमें समझ में आती हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड के लिए कैसे देखते हैं, बैकवर्ड के लिए कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां से हमें समझ में आ रही हैं। और इस ग्राफ से एक चीज और बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए आपको, वो क्या, कि यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी है इतनी, जिसे हमने ER से डिनोट किया था, ये है आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो वो क्या है, कम है। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिख रहा हो जहां पर जो ER है, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी है, वो ज्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी, देख सकते हैं आप इसमें, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो इतनी है और प्रोडक्ट की जो है वो इतनी है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगी, तो ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते तक एनर्जी इसकी कम हो गई है, तो वो कम कैसे होगी, वो एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। लॉस होगी एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी का लॉस होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगी, तो वो जो होगा आपका केस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसका अगर उल्टा कर दोगे, अगर कहीं पर आपको प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा दिख रही होगी, तो वो केस कौन सा हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर उसके लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपका रिएक्टेंट जो है, यहां पर आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया आपका रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, और यहां पर अगर मान लो कहीं पर प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो कम है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट से ज्यादा होगा तो वो जो रिएक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहां ग्राफ से हमें पता चला कि एक्सोथर्मिक है और ये जो है ग्राफ, ये है आपका एंडोथर्मिक। तो यहां पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी देख करके समझ सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो आई होप आपको कई सारी चीजें यहां से क्लियर होगी होंगी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को तो हमने चलो इस इक्वेशन से देख लिया। अब मेन चीज जो हम यहां पर देख रहे थे वो ये थी कि टेम्परेचर पर हमारा रेट कांस्टेंट किस तरीके से डिपेंड करता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम और बात करेंगे कि टेम्परेचर, और इसको हम ग्राफिकली बना करके देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है हमारे रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम इसको आगे एक बार वो लिख देता हूं मैं इसमें। जो चीजें इसमें हमने नहीं लिखी हैं वो देख लीजिए एक बार। जो ER है, ER क्या है, इस ग्राफ के लिए लिख रहा हूं, ER इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। EP जो लिखा था, EP क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
और क्या चीजें लिखी हैं, ई ए एफ जो लिखा था वो क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक दो चीजें और लिखी, ई ए बी क्या होती है, इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और क्या लिखा हमने, टीई, टीई क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली क्या चीज थी कि जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बस यही था, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि जो हमने टेम्परेचर चेंज किया था, टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट पे जो था फर्क तो हमने देख लिया कि पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। हर 10 डिग्री राइज के ऊपर जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अब इसको ग्राफिकली देखेंगे तो देखो सबसे पहली चीज हमने इसमें जो अभी ग्राफ बनाया था, यहां पर एक चीज देखी कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो उसका एक एनर्जी का बैरियर है। क्या था, हमने जो भी ग्राफ पढ़ा उसमें हमने एक चीज देखी थी कि जो आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के अलोंग हमने ग्राफ बनाया, तो इधर थे रिएक्टेंट, इधर थे प्रोडक्ट, तो इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था। तो ये एक एनर्जी का बैरियर था। इसे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको आप एनर्जी का बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस तो करना पड़ेगा एटलीस्ट, तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। हमने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी लिखी, वो भी लिख लेते हैं। और एक चीज और भी समझ लेते हैं साथ में कि ये जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक एनर्जी का बैरियर है। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाने तो इस बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है। अगर इस बैरियर तक रिएक्टेंट की एनर्जी नहीं लेकर के जाई जा सकेगी तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट को एटलीस्ट जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो एक बार तो एनर्जी उसको इंक्रीज करनी पड़ती है, और वो एनर्जी एटलीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर पहले पहुंचेगी, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि रिएक्टेंट जब ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस करेगा तभी प्रोडक्ट बना पाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा ऐसा है, जैसे मान लो कि आप कहीं फॉरेन जा रहे हो, इंडिया से मान लो पाकिस्तान जा रहे हो, तो पाकिस्तान जाने के लिए पहले बॉर्डर तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, बिना बॉर्डर क्रॉस किए तो नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं से तो जाना ही पड़ेगा बॉर्डर क्रॉस करके। तो वही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो पहले बीच में एक एनर्जी का बैरियर आता है, उसको क्रॉस करना जरूरी है। अगर आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे, उस तक उसकी एनर्जी नहीं लेकर जा पाओगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आइए पहले एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है, द मिनिमम अमाउंट of energy required by the reactants to reach the energy barrier ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू रीच द एनर्जी बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्लियर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है, ठीक।
अब इसके बाद जो टेम्परेचर है उस पर रेट कांस्टेंट किस तरीके से डिपेंड करता है उसका भी हम एक ग्राफ देखेंगे। तो एक चीज हमें यहां से समझ आ जानी चाहिए कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट को पहले ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। तो ये बैरियर क्रॉस करने के लिए उसके पास एटलीस्ट कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो ये ग्राफ देखते हैं इसका। एक ग्राफ मैं बना रहा हूं यहां पर। ये ग्राफ हमने बनाया था स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में भी बनाया था, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ये किसके अलाउंग में बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच। अगर आपको याद हो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, उसके बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है आपको मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता था। वहां पर आप हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वहां कुछ हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो वो ग्राफ कुछ कैसा सा आया था, हमने देखा था कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आया था, कुछ ऐसा सा बनाया था हमने, ठीक है। और जो इस कर्व के नीचे एरिया है ये हमें किसके बारे में बताता है, जो हमारा एरिया है इसके नीचे वो बताता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है। और ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, ये मैक्सिमम हाइट से हमें क्या चीज पता लगती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो, अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पे बहुत थोड़ी है, यहां पर ठीक ठाक है और यहां पर बहुत ज्यादा है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है, तो बिल्कुल थोड़े से मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और बिल्कुल थोड़े से ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट है, यानी कि ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये है यहां पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ठीक ठाक है, ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा। अब हमने देखना है टेम्परेचर डिपेंडेंस, हमने देखा भी था वैसे तो पहले भी, बट अब यहां पे एक चीज और देखेंगे कि टेम्परेचर अगर T है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके से। अगर मान लो मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अभी इंक्रीज वाली चीज बाद में देखते हैं, उससे पहले एक चीज और, मान लो यहां पर ये जो है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट है कि यहां पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो स्टार्ट होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी रिएक्शन के लिए वो आपको इतनी दे रखी है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इससे आगे आगे ये जो मतलब इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, यहां पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इसका जो एरिया है अगर मैं इसको नाम दे दूं यहां पे A, B, C, D, इसके अंडर जो एरिया आएगा वो क्या करेगा, उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो बात थी टेम्परेचर T के ऊपर। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया फिर क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, जो ये कर्व है वो क्या करता है, शिफ्ट करता है। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है अगर आपको याद हो तो वो जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ये कर्व है वो कुछ आगे की तरफ से शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा और आगे की तरफ फैल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ये ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, और जो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो आप कर्व देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन जो है ये इससे ऊपर से जा रही है, तो यहां पर जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये काइनेटिक एनर्जी का बैरियर क्रॉस करने के बाद ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये जो एरिया आपको यहां पर नजर आ रहा है, इतने ये जो एरिया आप यहां पर देख पा रहे हो, जो ये एक्स्ट्रा नजर आ रहा है आपको यहां पर, ठीक है। ये जो एरिया एक्स्ट्रा हमें नजर आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का, ये टेम्परेचर जब हमने मान लो 10 डिग्री राइज कर दिया, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर जब वो क्रॉस कर पाएगा उसके बाद ही वो प्रोडक्ट बना पाएगा।
तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जब हमने टी रखा था तो इतना, ये ए बी सी डी जो हमने यहां पर लिखा था, छुप गया इसके नीचे, ये ए बी सी डी इतने एरिया के अंदर जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये एरिया इतना और बढ़ गया है, ये ऊपर वाला ये जो ब्लू वाला पोर्शन है और भी इसके अंदर ऐड हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इतना और एरिया इसमें बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो मतलब और ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रोडक्ट्स बनाएंगे और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो था यहाँ पर ए बी सी डी जो मैंने लिखा था, ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ए बी सी डी ये जो एरिया हमने यहां पर लिखा था वो क्या था, ये थे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोडक्ट बना रहे थे। अब जो नया बना वो क्या है, ए बी, साथ में अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, ई एफ। अब नया जो है ए बी ई एफ है। ठीक है, तो यहां पर ए बी ई एफ जो है ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पहले वाला बनाया था ये रिप्रेजेंट कर रहा था एट टेम्परेचर टी। ठीक है, अब जो नया बनाया है ए बी ई एफ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझ आ रही होगी आपको कि ए बी सी डी ये जो एरिया था ये रिप्रेजेंट कर रहा था एट टेम्परेचर T की जो आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये एरिया है ए बी सी ई सॉरी ए बी ई एफ ये जो है एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और यहां पर ये जो पोर्शन आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो कि सी डी ई एफ है, सी डी ई एफ, ये जो है ये पोर्शन आपको बता रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हुए हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो सी डी ई एफ ये एरिया क्या बताता है आपको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स increases या increased on increasing the temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये कितना फ्रैक्शन जो है इंक्रीज हो गया है, ये हमें ये वाला एरिया बता रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये कर्व जो है काफी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक जो एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा। अब एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी वाला यानी कि ये जो बैरियर यहां पर हमने बना रखा है, ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस होगा तभी प्रोडक्ट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो एटलीस्ट इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए। तो ये जो बैरियर है क्रॉस कर रहे हैं, पहले इतने मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, या फिर उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा हो गई है तो एनर्जी ज्यादा हो गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ